प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग विगत 2 वीडियो में पढ़ चुके थे, आपने अध्ययन किया कि मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, आज अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव भूगोल से संबंधित प्रमुख विचारधाराएं। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। मानव भूगोल की विचारधाराओं के संबंध में हम बात करते हैं। मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं मानी गई हैं। सबसे पहले निश्चयवादी विचारधारा या निश्चयवाद, इसको प्रकृतिवादी विचारधारा भी कहते हैं। इसी विचारधारा का एक नाम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी है। दूसरी विचारधारा संभववादी या संभववाद विचारधारा। तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद विचारधारा। इस प्रकार से मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा निश्चयवाद, प्रकृतिवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। दूसरी विचारधारा संभववाद या इसको संभावनावाद विचारधारा भी कहते हैं। और तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवादी विचारधारा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा, जिसमें हम पढ़ेंगे निश्चयवाद या प्रकृतिवादी विचारधारा। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार यह माना गया है कि मानव प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व है, अर्थात मानवीय अवधारणा की अपेक्षा प्रकृति को प्रमुखता दी गई है। इस विचारधारा के अनुसार मानव को भौतिक वातावरण के मध्य प्राकृतिक नियमों की अनुपालना की जानी चाहिए, अर्थात मानव और उसके क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस विचारधारा के संबंध में ग्रीक विद्वानों ने बताया कि मानव और उसके क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का अर्थात प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। इस बारे में ग्रीक विद्वानों ने स्पष्ट करते हुए बताया, भौतिक वातावरण के तत्वों का मानव पर प्रभाव समझाते हुए बताया कि इस बारे में अरस्तु ने अपनी पुस्तक अरस्तु ने
अपनी पुस्तक राजनीति में भौतिक प्रभावों को या प्राकृतिक शक्तियों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोप के ठंडे प्रदेशों में वहां के निवासियों या वहां के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु वो ज्ञान तकनीकी की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, जबकि एशिया के लोग ज्ञान तकनीकी और विकास कौशल में महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु उत्साही नहीं होते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो हमें इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए बताया कि वास्तव में भौतिक वातावरण के तथ्यों का मानव और उसके कार्यों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों की प्रमुखता को स्वीकार किया गया है। इस विचारधारा के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, कई बार एग्जामों में आता रहता है कि प्रकृतिवादी विचारधारा या निश्चयवादी विचारधारा के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल, कुमारी सैमपल, अरस्तु, स्ट्रैबो, इसके अलावा हम्बोल्ट आदि विद्वान इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। रेडजेल ने भौगोलिक वातावरण और उसके प्रभावों को मानव उसकी क्रियाओं पर प्रभाव को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से कुमारी सैमपल, जो कि रेडजेल की प्रमुख शिष्या हैं, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, कुमारी सैमपल ने वातावरण का मानव के क्रियाओं पर या उसके क्रियाकलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव उस प्लास्टिक या मोम के पुतले के समान है, पुतले के समान है, जिस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अर्थात कुमारी सैमपल ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस प्रकार से प्लास्टिक या मोम के पुतले पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वास्तव में मानव वातावरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। इसी प्रकार से जर्मन विद्वानों ने, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने, चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि इस विचारधारा का जो विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, वो जर्मन क्षेत्रों में हुआ है, अर्थात जर्मनी में हुआ है। इसी प्रकार से
इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए बताया है कि मनुष्य आकाश में उड़ते हुए उस स्वच्छंद चिड़िया की भांति नहीं होता है, बल्कि उसकी तुलना हम एक पेड़ पौधों से कर सकते हैं कि जिसकी जड़ें सदैव पृथ्वी से अर्थात धरातल से या जमीन से हमेशा आबद्ध रहती है। कहने का मतलब कि मनुष्य इस प्रकृति या इस वातावरण से अछूता नहीं है, उस पर किसी न किसी रूप में वातावरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य और उसके क्रियाकलापों पर, उसकी क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार हम ये मानते हैं, ये माना गया है कि मनुष्य के आचरण, उसके क्रियाकलाप, उसके व्यवहार, उसके चरित्र आदि पर कहीं ना कहीं वातावरण का ही प्रभाव होता है। कुमारी सैमकुल ने इसी बात को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक अच्छे शब्दों में बताया कि मनुष्य धरातल की उपज है। मनुष्य धरातल की उपज है। देखिए बच्चों, यहां से कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है या कंपटीशन वगैरह में भी आ जाता है कि मनुष्य धरातल की उपज है। ये कथन किसका है? वास्तव में मनुष्य को धरातल की उपज माना गया है क्योंकि मनुष्य यानी कि मानव का जो लालन पालन है, उसका पोषण है, वो धरातल के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार से हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में भी वातावरण का मानव के क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो विचारधारा है, वो है संभववाद। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम एक बात करते हैं कि संभववाद जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान फैब्रे के द्वारा किया गया। फैब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वास्तव में जो संभववादी विचारधारा है, इस विचारधारा के जो जन्मदाता हैं, इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं, वो आपके आते हैं विडाल डी ला ब्लास। यहां से भी कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है। प्यारे बच्चों, आप लोग ऑनलाइन क्लास का बड़े रुचि के साथ आनंद ले रहे हैं और धीरे धीरे आपका पाठ्यक्रम भी आगे बढ़ता जा रहा है। और आज के जो इस पाठ्यक्रम में आप देख रहे हैं कि निश्चयवादी विचारधारा या प्रकृतिवादी विचारधारा के बाद यहां पर संभववादी विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले विडाल डी ला ब्लास ने इस विचारधारा के बारे में अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया। यह विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा के विपरीत मानी गई है। अर्थात प्रकृतिवादी विचारधारा पूर्णतः प्रकृति को, पूर्णतः वातावरण को, प्राकृतिक शक्तियों को श्रेष्ठ मानती है, जबकि संभववादी विचारधारा के अनुसार यह माना गया है कि प्रकृति केवल सलाहकार से अधिक नहीं है। अर्थात प्रकृति को केवल सलाहकार के रूप में माना गया है, इससे अधिक नहीं है। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मानव के पास अपनी बुद्धि, विवेक, तकनीकी ज्ञान आदि शक्तियां हैं, जिसके कारण वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों को, वातावरण की उन भौगोलिक दशाओं को अपनी आवश्यकता और इच्छाओं के अनुसार बदलने की असीम क्षमता रखता है।
अर्थात इस विचारधारा में एक बहुत अच्छी जो बात मानी गई है वो यह है, इस विचारधारा के प्रवर्तकों का मानना है कि सर्वत्र संभावनाएं हैं और मानव उन संभावनाओं का स्वामी है, जबकि प्रकृतिवादी विचारधारा कहती है कि प्रकृति श्रेष्ठ है और इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति का दास माना गया है। और वहीं पर संभववादी जो विचारधारा है ये कहती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी है। ये दोनों ही बातें अक्सर आपके एग्जाम वगैरह में आती रहती हैं कि मानव प्रकृति का दास है। उक्त विचारधारा या उक्त अवधारणा किस विचारधारा से संबंधित है, तो उसमें हम बात करते हैं कि निश्चयवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवादी। इस विचारधारा के जो प्रवर्तकों की हम बात करते हैं तो उसमें आता है विडाल डी लाप्लास, जीन ब्रून्स, डिमांजिया आदि जो विद्वान हैं, इन्होंने इस विचारधारा के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है। इसी विचारधारा के बारे में जीन ब्रून्स ने और ब्लास ने समझाते हुए बताया कि प्राचीन काल में गेहूं की जो खेती है, उपज है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में ही की जाती थी, लेकिन मनुष्य ने अपने अथक प्रयासों, संसाधनों, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से यूरोपीय क्षेत्रों में भी इसके उत्पादन को संभव बनाया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज मानव ने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त की है, अर्थात मनुष्य के पास वो असीम क्षमता है और वो असीम क्षमता जिसमें हम शामिल करते हैं उसके ज्ञान और उसकी तकनीकी प्रौद्योगिकी को। प्यारे बच्चों, ज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से वह कठिन से कठिन कार्य को भी एक युक्ति द्वारा आसानी से कर सकता है। वास्तव में इस विचारधारा के बारे में आगे समझाने के बाद अगली एक विचारधारा आती है जिसको हम कहते हैं नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद विचारधारा वास्तव में देखा जाए प्यारे बच्चों, ये विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा के बीच के मार्ग को अपनाती है। वास्तव में इस विचारधारा के अनुसार ना तो मानव प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी है। ये विचारधारा दोनों विचारधाराओं के मध्य के मार्ग को अपनाती है, मध्य के मार्ग को अपनाती है, इसीलिए हम इसे मध्यम मार्गी विचारधारा भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार भी आपके 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसके बोर्ड पेपर में पूछा गया था कि मध्यम मार्गी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं। तो प्यारे बच्चों, नवनिश्चयवादी जो विचारधारा है, ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद दोनों के मध्य के मार्ग को अपनाती है, इसलिए इसे हम मध्यम मार्गी विचारधारा के नाम से जानते हैं। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं उसमें आपका आता है ग्रिफिथ टेलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हो और लगभग 3-4 साल लगातार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किया जा चुका है कि मध्यम मार्गी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। या इसी में एक बात और आती है कि मध्यम मार्गी विचारधारा या इसी विचारधारा को एक और संकल्पना के नाम से अपन जानते हैं स्टॉप एंड गो। प्यारे बच्चों, इसको यदि अपन देखते हैं तो रुको और जाओ, इस संकल्पना के नाम से भी इसको जाना जाता है। वास्तव में ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि जिस प्रकार से
जिस प्रकार से बड़े महानगरों में यातायात का नियंत्रण चौराहे पर लगी बत्तियों के द्वारा होता है, जिसमें लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, पीली बत्ती यानी कि एबर अर्थात जाने से पहले तत्पर रहने का अवसर प्रदान करती है, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। वास्तव में रुको और जाओ यह संकल्पना यह प्रस्तुत करती है, यह आदेश देती है कि इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों की निर्देशों की अनुपालना की जानी चाहिए। वास्तव में स्टॉप अर्थात इस विचारधारा के अनुसार ना तो यहाँ नितांत की आवश्यकता है और ना ही यहाँ स्वतंत्रता है। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार मानव को जब प्रकृति अवसर प्रदान करे तो मनुष्य को अपनी ज्ञान और तकनीकी और प्रौद्योगिकी के साथ उस अवसर को पाकर अपने विकास के मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए। यह विचारधारा यह मानती है कि मनुष्य को इस प्रकार का विकास कार्य करना चाहिए कि जिसमें पर्यावरण को भी हानि ना हो और विकास का कार्य भी निरंतर चलता रहे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं वो तीनों विचारधाराएं अभी आपने संक्षेप में पढ़ी। प्यारे बच्चों, विचारधाराओं के बाद एक छोटा सा पॉइंट अपना और आता है और वो है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। देखो बच्चों, मानव भूगोल की विचारधाराओं के बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की या उपशाखाओं की। वास्तव में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बच्चों इसको भी आप नोट करेंगे और विशेष ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र या उपशाखाएं। अगर वो बात करता है मानव भूगोल की शाखाओं की तो उसमें अपन बात कर सकते हैं सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल। लेकिन वो बात करता है आपसे मानव भूगोल के उपक्षेत्र या उपशाखाएं। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र या उपशाखाओं में जैसे सामाजिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल के भी कई पार्ट हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें एक आपका आता है अवकाश भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल, मानव कल्याण भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल के विभिन्न पार्टों में हम अध्ययन करते हैं संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, व्यापार एवं वाणिज्य भूगोल, परिवहन भूगोल, और इसके बाद अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के अंतर्गत इसे दो शाखाओं में बांटा गया है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास भूगोल। राजनीतिक भूगोल की भी अन्य दो शाखाएं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। वास्तव में इस प्रकार से मानव भूगोल की आपकी ये तमाम उपशाखाएं या उसके उपक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या के बारे में, घनत्व और वितरण के बारे में।